चलिए आज हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि पोषण क्या होता है। ये पोषण क्या होता है कि किसी भी चीज़ को खाना क्या कहलाता है, भोजन, जो भी भोजन हम लोग करते हैं वही मेरा क्या होता है, पोषण होता है। तो भोजन हमें उन्हीं चीज़ संतुलित आहार की जरूरत पड़ती है। मतलब भोजन मतलब कोई भी चीज़ को हम उठा के खा नहीं सकते हैं। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए हमारे जो शरीर है उसको ऊर्जा की प्राप्ति पोषक तत्वों से होती है। और वो पोषक तत्व जो हमारे वायु वातावरण है वो है तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन के रूप में उपस्थित होता है। और ये सब सारा चीज़ डायरेक्ट हमको कहीं पर से नहीं मिलेगा, बल्कि किसी न किसी स्रोत से मिलता है। जैसे कि यदि हम फल वूल खाएंगे तो हम विटामिन बढ़िया से मिल जाएंगे। यदि हम मछली खाएंगे तो मछली में विटामिन डी पाया जाता है, वहाँ से वो हो गया उसका स्रोत। फिर हम लोग कुछ और, जैसे कि हम लोग दूध पियेंगे तो हमको विटामिन डी मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो अपने शरीर को संतुलित बनाए रखने कुछ कुछ पोषक तत्व होते हैं वो किसी न किसी रूप से हमारे बाह्य पर्यावरण में उपस्थित है स्रोतों के रूप में। तो उन सभी स्रोतों को जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण मिल सके उसको खाना ही हम क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। तो पोषण की बात है ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। इन ऊर्जाओं का उपयोग हम अपने शरीर में जो अनुरोक्षण अणुओं की रक्षा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया होती है वो मनुष्य में भी होती है और पेड़ पौधों में भी होती है। तो आज हम वही समझ लें कि पेड़ पौधे में अपना भोजन किस प्रकार से निर्माण करते हैं। ये लोग अपना भोजन निर्माण क्यों करते हैं, ये भी अपने ऊर्जा प्राप्ति के लिए। पर इन्हें ऊर्जा की प्राप्ति की ऊर्जा की जरूरत क्यों होती है, अपने शरीर को बचाए रखने के लिए। उसी प्रकार इन्हें भी अपने शरीर को बचाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वही समझते हैं कि ये लोग अपना भोजन किस प्रकार से तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये लोग अपना जो भोजन होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा तैयार। पेड़ पौधे में आप लोगों ने अधिकतर देखा है कि हरे पत्तियां होती है। ठीक है, फिर तना देखे हैं, कुछ कुछ पौधों होती हैं उनके पत्तियां भी क्या होती हैं, उनके तना भी होते हैं हरे रंग का होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये सब जो मैंने स्टार करके लिख दिया है, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4, ये इस चीज़ सामग्री का होना बहुत जरूरी। जिस प्रकार से हम अपना भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं, एक कतली लाते हैं, फिर पानी लाते हैं, फिर में चावल डालते हैं, दाल डालते हैं, फिर उसमें आग जलाते हैं और उसके बाद हम लोग का आग जलाने के फलस्वरूप एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हमारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों में भी एक प्रक्रिया होती है, एक चरण होती है जिसके फलस्वरूप ये लोग अपना भोजन का निर्माण करते हैं। उसके लिए इन्हें जरूरत पड़ता है पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है, तीसरा पत्ती में क्लोरोफिल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हरित के पर्ण रहित क्या बोला जाता है उसको, क्लोरोफिल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर जड़ के द्वारा जल का अवशोषण होना बहुत जरूरी है। ये सभी कच्ची सामग्री का उपयोग करके ये जो पेड़ पौधा होता है ये अपना भोजन का निर्माण करता है। और इन लोग अपना भोजन निर्माण करने की जो विधि होती है उस विधि को ही लोगों ने एक अलग से नाम रख दिया है, जिसका नाम इन्होंने रख दिया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। हम लोग जो खाना बनाते हैं उसका कोई विधि, कोई नाम नहीं है। हम लोग बोला चिकन बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, साग भूंज रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, हम लोग की कोई विधि नहीं है। हम जो भोजन बनाते हैं उसके कोई उस विधि का नाम नहीं, लेकिन इन लोग जो खाना बनाता है इसका एक स्पेशली नाम होता है जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए लोगों को कच्चे सामग्री के रूप में किस किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, वो सूर्य का प्रकाश का जरूरत पड़ता है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफिल का जरूरत पड़ता है जो पत्तियों में उपस्थित होता है, और जड़ के द्वारा जल का अवशोषण। ये सभी कच्चे सामग्री का उपयोग करके ये अपना भोजन का निर्माण किस प्रकार से तैयार करता है उसको हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। चलिए, तो ये लोग अपना भोजन को तैयार करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है पत्तियों में क्लोरोफिल या फिर सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश का जरूरत पड़ता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये रात में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कच्ची सामग्री के रूप में हमें चाहिए क्या, सूर्य का प्रकाश। तो रात में सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलेगा, तो इसीलिए हमें रात में ये जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन नहीं बनाते हैं। इस बात का तो पक्का हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहला जरूरी है हमें क्या, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। फिर हमें चाहिए क्या, और हमको चाहिए बहुत कंपलसरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है क्लोरोफिल। ये दो चीज़, पहला सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। जब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का हो जाएगा तब हमें ज़रूरत पड़ता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जिसको हम लोग CO2 के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ हमको ज़रूरत पड़ता है कि जड़, ये जो जड़ होते हैं पेड़ पौधा का, इस जड़ के द्वारा जो जल का अवशोषण करते हैं विसरण प्रक्रिया के द्वारा, और इस जल को फ्लोएम या फिर जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इसमें रंध्र भी होता है, रंध्र के बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको जो जल होता है उसको पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये जल आपस में अभिक्रिया करके अपना भोजन जो होता है, वो भोजन होता है वो C6
H12O6 के रूप में, जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, पर यहाँ पर कहा जाएंगे कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, ये सब हमारे संतुलित आहार में आते हैं। ये सब चीज़ के हमारे शरीर को जरूरत पड़ता है। स्पेशली कार्बोहाइड्रेट जो है जरूरत पड़ता है हम लोगों को शरीर को ऊर्जा प्राप्ति करने की। ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता जिससे आए। तो इन पेड़ पौधों को भी अपनी कार्य करने की क्षमता किसमें आएगा? कार्बोहाइड्रेट से। तो यही कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इन लोगों का भोजन होता है, और जो इसको ही बोलते हैं हम लोग इसका भोजन, जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बोलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट संतुलित आहार में आने वाला एक तत्व होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें ऊर्जा की बहुत बढ़िया प्राप्ति होती है। तो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ये लोग अपने भोजन के रूप में करते हैं। किसके रूप में ये लोग अपना उपयोग करते हैं? भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और इसी के फलस्वरूप यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मनुष्य के लिए होता है, ऑक्सीजन गैस, इसका भी निर्माण होता है। तो ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो वो डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं? डिफाइन करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करती है, जिसको इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसी को जो पेड़ पौधा है अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, यही है इसका भोजन। और इस कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग को ये लोग मंड के रूप में, मंड मतलब स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, जमा करके रखते हैं। ये लोग इस मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट का ही कुछ भाग को, जो ये लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर उत्पन्न हुआ यानी कि निर्माण हुआ, इस कार्बोहाइड्रेट का कुछ को ये लोग स्टार्च के रूप में कहीं पर क्या कर लेते हैं? छुपा लेते हैं। पर क्यों छुपा लेते हैं? मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट को ही छुपा लेते हैं। किस रूप में छुपाना? मतलब क्या? स्टोर करके रखते हैं स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में, ताकि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो और उन्हें जब ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तब वो उस ऊर्जा को उपयोग कर सके। जैसे कि रात्रि के समय, रात के समय क्योंकि सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं रहता है, तब उन्हें जब भोजन की जरूरत पड़ेगा तो वो लोग क्या उस समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाएंगे? नहीं। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे तब उनको ऊर्जा चाहिए होगा, तो वो लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे उस ऊर्जा को? तब ये लोग, इसीलिए ये लोग कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग को मंड या स्टार्च के रूप में एक जगह पर स्टोर करके रखते हैं, ताकि इसका उपयोग वो लोग बाद में जब उनको ज़रूरत पड़ेगा तब इसका उपयोग कर सकेंगे। मंड या स्टार्च के रूप में इसका ये लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि पतझड़ का महीना आता है हम लोगों का, जब पतझड़ का महीना आता है तो बहुत सभी पेड़ पौधे जो है अपना पत्तियों को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। और आपको पता है कि पेड़ पौधों में अधिकतर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो पत्तियों में होती है। इसका तने में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होती है। एक पेड़ पौधे को अपना ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रकाश संश्लेषण की अगर प्रक्रिया यहीं पर ही हो, यानी कि तना फिर जो डाली होती है उनके द्वारा बनाया गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया जो भोजन है वो पर्याप्त नहीं होगा एक पौधा को या फिर पेड़ को जीवित रखने के लिए। तो इसके लिए जरूरत है कि जितने सारा पत्तियां होती है उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा हो, ताकि भोजन जो है ज़्यादा स्टोर करके रखा जा सके। तो पतझड़ का जो महीना होता है उसमें ये सारे पेड़ पौधे अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, तब उन्हें भोजन की जो आवश्यकता होती है वो लोग कुछ तो ये जो तना से अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कुछ भोजन को निर्माण कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा जब उसको भोजन की जरूरत पड़ता है तो यही जब उन लोगों ने पहले जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ था, जब पत्तियाँ था, जब पेड़ पौधे में पत्तियाँ रहेगा, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा और उसमें जो लोग कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन को निर्माण करेंगे और उसका कुछ भाग को छुपा करके रखा था मंड का, इस मंड का पूरी वो लोग उपयोग करेंगे जब प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में नहीं होगा। मतलब पतझड़ का महीने में पत्तियां रहेंगे नहीं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में कैसे होगा? तब ये लोग इस मंड का ही उपयोग करते हैं और जीवित रहते हैं और अपने शरीर की रक्षा करते हैं। मतलब अपने पेड़ पौधे की जो रक्षा है यानी अपने कोशिकाओं को जो कार्य है वो निरंतर चलते रहता है। इसी का उपयोग करके रात में भोजन का अगर जरूरत पड़ता है तो कहाँ से वो लोग लाएंगे? मंड के रूप में जो छुपा करके रखा था ना, उसी को ही ये लोग क्या बाद में धीरे धीरे खा कर रखेंगे। मतलब एक प्रकार के लोग खाना को छुपा करके रखते हैं मंड या स्टार्च के रूप में। सेम टू सेम प्रक्रिया हम मनुष्य में भी होता है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट कभी कभी क्या हो जाता है,
कभी कभी नहीं। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा मिलती है, उस पूरा ऊर्जा शरीर एक के बार में इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि ग्लाइकोजन के रूप में, यानी कि फैट के, वसा के रूप में हम लोगों के शरीर में वो स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग फैट कहते हैं, यानी कि वसा, चर्बी कहते हैं। कुछ कुछ व्यक्तियों का आप लोगों ने देखा है बहुत सारा मोटा तजा रहता है। ये क्यों? जब वो लोग बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तब क्या हो जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट उसका शरीर में स्टोर होने लगते हैं वसा के रूप में। जब बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ खाएंगे, तो बहुत ज़्यादा खाने से क्या हो जाता है, हमें हमारा शरीर के अंदर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, और वो कार्बोहाइड्रेट क्या होने लगती है, स्टोर, जमा होने लगती है। और जमा जब हो जाता है तो वो किस रूप में जमा हो जाता है, वो वसा के रूप में जमा हो जाता है, जिसको हम लोग फैट बोलते हैं। और चर्बी के रूप में हम लोग, इन लोगों का जो पेट है एकदम पूरा बाहर निकल जाएगा, वो सब क्या होता है, वो चर्बी होता है। जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पूरा कार्बोहाइड्रेट ले लिया, उसका पूरा कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, वो जमा हो गया वसा के रूप में। और जब वही व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है या फिर किसी सलाह से लेने के लिए, तो उसको बोला जाता है कि भाई आप डाइट कम कर दो और एक्सरसाइज शुरू कर दो बहुत ज़्यादा, तो ऐसा करने से आपका मोटापा चला जाएगा। बट कैसे चला जाएगा, इसको हम समझते हैं कि अगर वो एक्सरसाइज करेगा, डाइट कम कर देगा, तो फिर यह फैट कहाँ जाएगा भाई, ठीक है। और मैंने कहा कि जो है हम लोग का शरीर भी ग्लाइकोजन के रूप में, वसा के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संचित कर करता है। जब वो भोजन कम लेने लगेगा, मतलब ठीक है, खाना कम खाएगा और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करेगा, तो उतना मोटा उसका शरीर है, उसके लिए भोजन भी उधर से उसको कम लेने के लिए कहा गया है, ठीक है। और उसको एक्सरसाइज डेली पूरा एकदम 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा करना है। तब उसको क्या, ऊर्जा का, जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ऊर्जा का ज़रूरत पड़ेगा, और वह ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, भोजन तो उसको कम लेने के लिए कहा गया है। तब वह शरीर जो है उसको ऊर्जा खोजेगा, और तब जो स्टोर होकर के रहता है ना चर्बी में, ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होकर रहता है वसा में, उस वसा से ग्लाइकोजन को क्या कर लेगा, खींच के लाएगा। मतलब देखिए, हम लोग का जो शरीर होता है, उस शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में रहता है, उस कार्बोहाइड्रेट को देखिए ये किस प्रकार से होता है, एक समझते हैं। चलिए, जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाए कार्बोहाइड्रेट, और एक कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा भोजन करेंगे तो वह जमा हो जाता है वसा के रूप में, ठीक है, वो स्टोर हो जाता है वसा के रूप में, मतलब फैट के रूप में हम लोग का ये शरीर सब में, ठीक है। जिसको चर्बी भी, इसका बहुत ज़्यादा चर्बी हो गया बोलते हैं, वो वसा के रूप में जमा हो जाता है। जब उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, और उसको डाइट भी किया, इधर से कार्बोहाइड्रेट हमको मिलेगा कम, इधर से हमको कार्बोहाइड्रेट जो मिलेगा वो कम मिलेगा। जब इधर से कार्बोहाइड्रेट कम मिलेगा और हमको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, तब ऊर्जा का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तब कोशिका क्या करेंगे, यहाँ पर जो छुपा हुआ ग्लाइकोजन के रूप में है, ऊर्जा का जो स्रोत है ग्लाइकोजन, इसको क्या करेगा, एक कोशिका खींच के निकालेगा, खींच के, क्योंकि उधर से हमको कार्बोहाइड्रेट कम मिल रहे हैं, इधर से हमको खाने के लिए भी तो मना कर दिया जाता है ना, क्योंकि हमको खाने भी कम कर दिया जाता है और एक्सरसाइज भी ज़्यादा करने के लिए कहा जाता है। तब ये जो ग्लाइकोजन के रूप में, यानी कि फैट के रूप में जो वसा, उसका ऊपर में बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, शरीर क्या करेगा, इस वसा का उपयोग, वसा में छिपा ग्लाइकोजन, इसको खींच के निकालेगा। जब ग्लाइकोजन जब फैट से हट जाता है, यानी कि खींचा के निकल जाएगा और शरीर के ऊर्जा के रूप में वो खपत हो जाएगा, तब क्या, मोटापा भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से शरीर में जो मोटापा आता है, यानी कि फैट जो हो जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट के स्टोर हो जाने की वजह से वसा के रूप में स्टोर हो जाता है, और उस स्टोर का एक्सरसाइज करते हैं और डाइट जब कम कर देते हैं, तो वो ऊर्जा, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में शरीर को ऊर्जा देते हैं। और धीरे धीरे जब यह क्या होता है, कम होने लगता है, तो जब ये कम हो जाएगा, वसा कम हो जाएगा, मतलब फैट कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, ताकि हमारा शरीर का मोटापा कम हो जाए, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये लोग का कार्बोहाइड्रेट है, ये लोग भी इसको स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं, ताकि क्या, ये लोग बाद में उसको धीरे धीरे खाएं, चुस्ती लेके खाएं, या फिर जो भी करें, ठीक है, जब इसको ज़रूरत है तब खाएं। उसी प्रकार से हम लोग भी जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसका भी वो भी कुछ हिस्सा जमा करके रखता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस प्रकार से ये लोग कुछ अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्या। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों द्वारा भोजन निर्माण करने की एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को पूर्ण किस प्रकार से किया जाता है, तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
कहा जाता है। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आत्मा और लिवोइसियो और जोजोफिल प्राउस ने कहा है कि द्रव्यमान का किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का हम तो नहीं सृजन कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो फिर हमें इसे संतुलित करने की जरूरत पड़ता है, तब हम इसको संतुलित कर देंगे। कच्ची सामग्री के रूप में जो हम उपयोग किए कर ले, लेकिन इसको हम जब रासायनिक समीकरण के रूप में दिखाएंगे तब हमें इसको समीकरण को संतुलित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम संतुलित कर देते हैं। तो संतुलित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यदि आपने चैप्टर मेरा नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत बढ़िया से बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कार्बन जो है 1 है, कार्बन के अणु 1 है और इधर में कार्बन के अणु मेरा 6 है, तो इधर भी कार्बन के अणु को 6 करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लगना हमको 6। फिर हम लोग चेक करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के अणु यहाँ पर मेरा 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन का अणु मेरा 12 है। तो इस 2 को 12 बनाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से 6, तो 6 दूनी हो जाएगा मेरा 12। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन का भी हो गया, कार्बन का भी हो गया, बचा मेरा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर 6, देखिए ये जो 6 है कार्बन का भी है और ऑक्सीजन गैस का भी, तो ये 6 दूनी 12 और यहाँ पर 6 18, ये 6 इसका भी है और इसका भी है, तो 6 ऑक्सीजन के अणु और 6 दूने 12 ऑक्सीजन के अणु की 12 और 6 18 ऑक्सीजन के अणु हो गए। और इधर मेरा कितना था ऑक्सीजन के अणु सिर्फ 2 है, तो इसको बनाने 2 और इधर से 6 होगा। तो हमें इसको संतुलित करना है इस प्रकार से। अब देखिए संतुलित हो गया है। यहाँ पर मेरा कार्बन की संख्या 6 और यहाँ भी मेरा कार्बन की संख्या 6। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के सूत्र में यहाँ पर 2 लिखा था, इसलिए इसको 6 बनाना था। ठीक है, इसलिए 6 बना दिए। चलिए ये मेरा 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन 6 दूनी 12 6 18 हो गया। इधर में भी ऑक्सीजन की संख्या 6 और 6 दूनी 12 12 और 6 18 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 6 दूनी 12 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 12 हो गया। इस प्रकार से हम इसको संतुलित कर देंगे, बाद में संतुलित करेंगे। लेकिन कोई कोई यह करने की कोशिश करता है कि सीधे एक बार में उसको लिख देता है 6CO2 + 6H2O एरोसाइन C6H12 और 6CO2। ये याद रखना थोड़ा काफ़ी हार्ड होता है। पहले उसको समीकरण बनाए हैं, बाद में उसको संतुलित कर देना है सीधे सीधे। ठीक है, तो आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों होता है ये समझ में आ गया। खासतौर से हम मोटापा का शिकार क्यों होते हैं ये जान गए। मोटापा का शिकार होने पर जब हमें एक्सरसाइज करने के लिए सलाह क्यों दिया जाता है ये भी आपने बहुत बढ़िया से समझ गए। तो चलिए प्रक्रिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें ऑक्सीजन गैस मिल रहा है कि नहीं। इसी कार्बन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें ऑक्सीजन गैस का निर्माण देखने को मिल रहा है, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हमें हमारे अणुओं की रक्षा करने के लिए हमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए। और वो ऑक्सीजन हमें मिलेगा कहाँ से, तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों में ना हो तो वो तो नहीं रहेंगे, साथ में हम भी चल बसेंगे, है कि नहीं। क्योंकि हम पूरी तरह से पेड़ पौधे पर डिपेंड हैं अगर देखा जाए तो। यानी कि हमारा और इस पेड़ का संबंध आपस में बहुत ज़्यादा गहरा है, इसको समझना है। क्योंकि अगर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस का निर्माण नहीं होगा। ऑक्सीजन गैस का निर्माण नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। सांस नहीं लेंगे तो हमारे जीव का अनुरक्षण जो है नहीं हो पाएगा और हमारा शरीर का वजन नहीं रहेगा, हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो ठीक है, यदि आपको समझ में आएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और इसके महत्व को समझते हुए एक पेड़ जरूर लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।